Welcome to the Commerce Coach classes. From today onwards, we are going to start our online lectures on YouTube. The first topic and chapter we are going to start today is the Accounting for Partnership Firms Fundamentals. So let's start. बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर वी नीड टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक में से हमारा प्रैक्टिकल आता है, किस टॉपिक में से थ्योरी का क्वेश्चन बैठ सकता है। तो वो छोटी छोटी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर नोट में गिवन है। तो एज यू कैन सी देयर इन टोटल 8 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, जिसमें से हम 4 से 5 टॉपिक्स आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप हमारा कहाँ से वर्ड आता है, या पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें कौन बताता है, या पार्टनरशिप हम कौन से बिहाफ पे पढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बिहाफ पे। इसका सेक्शन नंबर 4 हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताता है। दैट इज़ पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। रिलेशन मतलब कि एग्रीमेंट होना चाहिए किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। ऑब्वियसली यहाँ पे पर्सन्स है, प्लूरल फॉर्म है, मतलब यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अगर एक सिंगल इंसान है तो एक सिंगल कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। मिनिमम 2 पर्सन्स और मोर देन 2 हो सकते हैं हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो मतलब थर्ड एलिमेंट फॉर द पार्टनरशिप क्या आता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट्स इंक्लूड पॉजिटिव प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स इंक्लूड नेगेटिव प्रॉफिट्स। मतलब अगर प्रॉफिट्स हैं तो भी शेयर होंगे, अगर नेगेटिव प्रॉफिट्स दैट मीन्स लॉसेस हैं तो वो भी शेयर होंगे इन द अग्रीड रेशो, तभी उसको हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप अगर आप नॉर्मली किसी दोस्त के साथ चले गए और एक पर्टिकुलर काम के लिए कर ली, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए कर ली, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। वहाँ क्या होना चाहिए, रेगुलर बिजनेस होना ज़रूरी है। अगर बिजनेस नहीं है तो भी वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होना चाहिए, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप में कितने भी लोग क्यों ना हो, कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए बाइंडिंग कौन होता है, उसके लिए लायबल कौन होता है, पूरी की पूरी फर्म लायबल होती है। उसके बाद हमें एक और डेफिनेशन दी हुई है, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो डेफिनेशन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, और वो डेफिनेशन आपको इसीलिए दी गई है कि आप जब पेपर पैटर्न में लिखते हैं तो आपको एक तो अपनी मीनिंग वाली डेफिनेशन लिखनी होती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होती है। तो प्रॉपर डेफिनेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसका मीनिंग वाला डेफिनेशन आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट यू मीन बाय पार्टनर्स। तो पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिल करके, तो वो इंडिविजुअली क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, और कलेक्टिवली क्या होती है, फर्म होती है। इस फर्म को और क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं। इस फर्म को जो हम नाम देंगे, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड, जिस फर्म का नाम जो हम रखेंगे वो क्या हो जाएगा, फर्म का नेम हो जाएगा। अंडरस्टैंड, एक बार इसको रीड कर लीजिए। वैसे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सारा डिस्क्रिप्शन, इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप के मीनिंग एंड डेफिनेशन वाले टॉपिक में ही सब टॉपिक है हमारा, दैट इज़ नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स को अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं, जिसका हमें डिस्क्रिप्शन नीचे अभी और आएगा। क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसीलिए हम इसको सेपरेट लीगल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते लीगल पॉइंट में। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग इसकी कैसी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी को फॉलो करके ही होती है। मतलब अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से तो ये पार्टनरशिप क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन लीगल व्यू पॉइंट से क्या है, ये नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। मैंने ऊपर 5 टॉपिक्स आपको काउंट करवाए थे, दैट इज़ 2 और मोर पर्सन्स,
फिर था हमारे पास अग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी। अब इनका डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, तो 2 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, कौन पार्टनर्स हो सकता है, कौन पार्टनर्स नहीं हो सकता, इस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी थोड़े से बाकी हैं। तो 2 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको बोल सकता है कि हर पर्सन आपके लिए पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो सकता है, आपके साथ पार्टनरशिप क्रिएट कर सकता है। बट कौन नहीं कर सकता, दैट इज़ माइनर नहीं आ सकता। अगर पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड है, मतलब अगर वो स्टेबल माइंड का नहीं है, वो ल्यूनाटिक है या वो ड्रंकन है या वो किसी भी तरीके से साउंड माइंड के अंदर नहीं आता, तो वो भी पार्टनरशिप में हमारे को नहीं ज्वाइन कर सकता। लास्ट पॉइंट इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, तो वो पार्टनरशिप में मेंबर की तरह नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, माइनर के साथ में हमारे पास एक और ब्रैकेट में लाइन दी हुई है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं इन केस अगर आप प्रॉफिट में एंटर होना चाहें। तो मतलब अगर पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स चाहें तो सब मिलकर के किसी माइनर को इन्वॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप में, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स हैं तो माइनर विल बी लायबल, और अगर लॉसेस हैं तो माइनर उसको शेयर नहीं करेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 हो सकते हैं, लेकिन कब, जब वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है, 50। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 2। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50। अच्छा, मैक्सिमम इसको और बढ़ाना चाहे गवर्नमेंट तो कितना बढ़ा सकती है, 100। क्या ये 100 से ज़्यादा बढ़ सकता है, तो आंसर इज़ नो, ये 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50, मिनिमम इज़ 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट के लिए क्या, अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है तभी वो एग्जिस्टेंस में आ सकती है। अच्छा, अग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। ये एक तरीके से बेसिस क्रिएट करती है आपकी रिलेशनशिप का अमंग पार्टनर्स में, विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर फॉर अ पीरियड और एट विल। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए आप पार्टनरशिप में आए हैं तो वो आपको अग्रीमेंट में बताना पड़ेगा। किसी 2-3 साल के लिए आए हैं, मतलब एक छोटे से पीरियड के लिए आए हैं या कितने भी पीरियड के लिए आए हैं, तो वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे तो वो भी आपको अग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, जो हम रिटर्न में अगर अग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है। ये वैसे कंपल्सरीली नहीं होता, इट्स टोटली ऑप्शनल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है लॉफुल बिजनेस का। तो लॉफुल बिजनेस, अगर आप इलीगल बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, और उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। तो बिजनेस तो होना चाहिए, और बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, कभी कभी ये नेगेटिव प्रॉफिट भी होता है, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रॉफिट को लॉस बोलते हैं। तो जितना आपका राइट प्रॉफिट पे होता है उतना ही आपका राइट लॉसेस पर भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि सारे पार्टनर्स बाइंड होंगे किसी भी एक के काम करने पर। अगर कोई भी एक पर्सन फर्म के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए वो सिंगल पर्सन लायबल नहीं है, पूरी की पूरी फर्म लायबल है। मतलब हर पार्टनर अपने आप में एजेंट भी है और हर पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी है। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन आ गया, प्रिंसिपल और एजेंट का, जिसको हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। एक एजेंट की तरह क्या करता है, ये दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है और अपने एक्ट से उन लोगों को बाइंड करता है, और साथ ही साथ वो प्रिंसिपल बन करके दूसरों के एक्ट की वजह से खुद भी लायबल होता है। अब बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स देयर ओनली। और इसके अलावा भी अगर आपको हमसे कुछ भी कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे नोट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कांटेक्ट नंबर गिवन है, आप हमें कांटेक्ट
कर सकते हैं। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स पे शिफ्ट करते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में हमारे पास फर्स्ट राइट, पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं, पार्टनर्स कैसे कैसे काम कर सकता है, वो सब गिवन है। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स में हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के मैनेजमेंट में, पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के मैनेजमेंट में, बिज़नेस के सारे अफेयर्स को कंसल्ट कर सकता है, मतलब बिज़नेस में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, कौन सा काम किस तरीके से होना चाहिए, उस सब की कंसल्टेंसी के लिए भी हर पार्टनर लायबल है। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो अपने अपनी ऑप्शंस, अपनी अपनी चॉइसेस को सबके सामने रखे। पार्टनर्स इंस्पेक्ट कर सकता है पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट और उसकी कॉपीज़ भी अपने पास रख सकता है। प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करेगा अग्रीड रेशो में। इफ़ पार्टनर ने कोई भी एडवांस्ड लोन है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो जितना भी इंटरेस्ट डिसाइडेड है उस इंटरेस्ट पे उसको क्या मिल जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट डिसाइडेड है वो इंटरेस्ट पे उसको रेट पे, उस रेट पे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आपका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्रीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आपको 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा? 6%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हाईलाइट दिस पॉइंट फ्रॉम माई साइड। ठीक है। द नेक्स्ट इज अपन के पास इमरजेंसी के केस में पार्टनर के पास राइट है कि वो अपने बेस्ट जजमेंट से इंडेमनीफाई कर सकता है किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस को। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो वो खुद के बिहाफ पे एक्सपेंसेस को रिकवर कर लेगा और बाद में पार्टनरशिप में से वो एक्सपेंसेस को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इज पार्टनर्स हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर चाहे तो किसी दूसरे पार्टनर को एडमिट होने से वो रोक सकता है। अच्छा, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। मतलब पार्टनर फर्म में से कभी भी रिटायर हो सकता है, लेकिन उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। पार्टनर ने अगर बिजनेस के बिहाफ पे किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस करे हैं या फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे एक्सपेंसेस करे हैं तो वो एक्सपेंसेस को एक दूसरे से रिकवर कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो अ सब टॉपिक और अ टॉपिक। ओके, हाँ, तो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन नंबर 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके, राइट्स ऑफ पार्टनर्स हम डिस्कस कर चुके। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है हमारे पास? पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। अगर वो रिटर्न है तो हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट क्या करता है? डिस्प्यूट्स, इन केस फ्यूचर में किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको वो अवॉइड करेगा। पार्टनरशिप डीड में डिटेल्स होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। एक तरीके से इसको लीगल डॉक्यूमेंट कहा जाता है और इस पे सारे पार्टनर्स की सिग्नेचर होना कंपलसरी है, अगर अपन बना रहे हैं, और अगर अपन नहीं बना रहे फिर तो क्या ही सिग्नेचर। ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म होना चाहिए कि आपकी फर्म का नाम क्या है, आपकी फर्म किस लोकेशन पर है, एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस क्या है, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, बिज़नेस का नेचर कौन सा है, मतलब कौन से बिज़नेस को आप कैरी कर रहे हैं, आपने पार्टनरशिप कब से स्टार्ट करी, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैपिटल यू नो बेटर, द अमाउंट बॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इज़ नोन एज कैपिटल। जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके बिहाफ पे आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है फर्म। अगर आपने कभी भी बीच में ड्राइंग करी है, ड्राइंग इज़ द अमाउंट विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इज़ नोन एज ड्राइंग। तो अगर आपने ड्राइंग्स करी हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा आपका, वो आपको बताना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी आप डिस्कस करके इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। पार्टनर्स को शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के अलावा सैलरी, कमीशन या कुछ भी अगर मिलने वाला है या वो चाहते हैं कि उनको इन फ्यूचर मिले
तो वो भी उनको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या रहेगा, किस तरीके से गुडविल का मेथड को, गुडविल कौन से मेथड से वैल्यू की जाएगी किसी भी दूसरे पार्टनर के एडमिशन पे या किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे। तो इट इज़ कंपल्सरी टू ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी हैपन इन द फ्यूचर। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ असेट्स कैसे होगा, या अगर आप रिटायर हो रहे हैं या आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके पैसे को सेटल कैसे किया जाएगा, आप कौन से इंसान को कितना पैसा दिया जाएगा, क्या क्या उसको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, या फिर कोई अदर तरीके की सैलरी या कमीशन देना है तो वो कितना दिया जाएगा, तो वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड आप कौन सा फॉलो करेंगे वो भी आपको बताना पड़ेगा। मेनली ये 31 मार्च को ही होता है, तो इतना ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है, बट स्टिल फिर भी अगर आप 31 दिसंबर को क्लोज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो भी आप पहले से इसी पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में लिख लेते हैं, ताकि बाद में चल के किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स ना हो। पार्टनरशिप का ड्यूरेशन अगर आप फिक्स रखना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफाइड टाइम भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के ऑपरेशंस क्या रहेंगे वो भी आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। किसी पार्टनर के डेथ के टाइम पे वो वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिज़ोल्व, अगर पार्टनर की किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद फर्म कंटिन्यू करेंगे या बंद कर देंगे फर्म को, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो वो किस तरीके से सेटल होगा, कितना पैसा दिया जाएगा, वो सब आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी पड़ती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्टनरशिप डीड ज़रूरी क्यों है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनर्स के रिलेशन को डिफ़ाइन करता है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है पार्टनरशिप डीड, ताकि आगे चल के इन फ्यूचर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने में हेल्पफुल हो। अच्छा, इट गवर्न्स राइट्स ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर की राइट्स ड्यूटीज़ लायबिलिटीज़ सब कुछ मेंशन कर देते हैं, तो डिस्प्यूट्स के चांसेस ऑलरेडी बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी अगर सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट्स अराइज हो जाता है तो पार्टनर्स किस तरीके से इसको सेटल करेंगे वो भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपको बहुत हेल्प मिल जाती है आगे इन फ्यूचर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट सॉल्व करने में। इज़ इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप? इट इज़ नॉट एसेंशियल, जैसा कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, इट इज़ नॉट एसेंशियल बट डिज़ायरेबल। ज़रूरी नहीं है, लॉ नहीं बोलता आपको कि आप पार्टनरशिप डीड बनाइए, बट डिज़ायरेबल है टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, जिससे हमारे को कोई भी इशू, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बाद में चल के ना हो। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, जो कि आपको क्या बोलते हैं, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस टॉपिक में हमें गिवन है, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या है और वो साइलेंट है, क्या है वो, साइलेंट है, इट डज़ नॉट हैव अ क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अगर इन नीचे दिए गए मैटर्स के बारे में उसका कोई क्लॉज नहीं गिवन है, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा, जो ये बोलता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा ऑल पार्टनर्स के लिए। 3 पार्टनर्स है, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उसको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग का राइट है, हमारे पास बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट है, हमें कंसल्टेंसी देने का राइट है, तो हमारी कुछ लायबिलिटीज़ भी तो होंगी। तो लायबिलिटीज़ क्या होंगी, इफ़ अ पार्टनर्स कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म। अगर क्या है कि पार्टनर, कोई भी पार्टनर, फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर्स हैं और तीनों साथ में काम करते थे, इसमें से C ने अलग से एक फर्म खोल दिया सिमिलर नेचर का जिसमें वो ऑलरेडी इंगेज्ड है,
तो उस फर्म से आया हुआ सारा प्रॉफिट किसका होगा, पूरी की पूरी एग्जिस्टिंग फर्म का होगा, ABC तीनों का होगा, क्योंकि ये फर्म वो खोल नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी इसी फर्म में इंगेज थे। तो ये एक तरीके से फ्रॉड का केस हो गया। इस केस में पार्टनर किसी भी तरीके का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर सकता। सेकंड पॉइंट में, अगर पार्टनर अपनी फर्म के बिहाफ पे किसी तरीके का ट्रांजैक्शन करता है और उससे आने वाला कोई भी प्रॉफिट लॉस वो अकेले नहीं हैंडल करेगा, वो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स के साथ। द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर्स गेट कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, द कमीशन सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। मतलब पूरी फर्म की होगी वो कमीशन, उस सिंगल पार्टनर की नहीं होगी। सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर सारे पार्टनर्स अग्री करें तो माइनर एडमिट हो सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए होगा। अगर लॉसेस होते हैं तो उसके लिए माइनर विल नॉट बी लायबल। A person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with the agreement among the partners। अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि कोई भी पार्टनर एडमिट हो सकता है, तो वो किस तरीके से एडमिट हो सकता है, वो पर्टिकुलर वे, वो पर्टिकुलर प्रोसीजर भी पार्टनरशिप डीड में गिवन होना कंपलसरी है। अगर वो गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग वो एडमिट होगा। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उनका एडमिशन बिना प्रोसीजर को फॉलो करे सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट से हो सकता है। ठीक है, और कोई पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो वो भी रिटायर हो सकता है दूसरे पार्टनर्स की विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट से वो भी क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज़ ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन आपको करवाने की बात आती है तो इट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल द सेम वे एज पार्टनरशिप डीड इज़ ऑप्शनल। जैसे पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल होता है वैसे ही फर्म का रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। अगर हमने पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी अग्रीड किया हुआ है कि फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी किसी पार्टनर की डेथ पर, तो वो कंटिन्यू करना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको गिवन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उस मैटर को भी आप डिज़ोल्व कर सकते हैं। एक नोट दिया हुआ है, लेट्स गो थ्रू दिस। इट शुड बी नोटेड दैट अबव प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड। क्या बोल रहा है ये कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे भी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर वो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसके अंदर पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्लॉज नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। और जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। फिर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कोई भी पेमेंट जो हम पार्टनर को देना चाहते हैं या पार्टनर डिज़र्व करता है या पार्टनर उस पेमेंट को लायबल है, तो वो या तो फर्म के लिए चार्ज हो सकता है या फिर एप्रोप्रिएशन हो सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन? लेट्स गो थ्रू दिस। यहाँ पे हमें डिफरेंस दे रखा है, हम डायरेक्टली इसको कंसिडर करते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में क्या है, इट इज़ एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। चार्ज अगर है तो वो क्या माना जाएगा, एक्सपेंस है और इसको रेवेन्यू में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। रेवेन्यू बोले तो अपन का प्रॉफिट या फिर जो अपन ने अर्न किया है, जो हमारी ग्रॉस अर्निंग्स होती हैं जिसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, उस अर्निंग में से हम अपने एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे और जो हमारे एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेट प्रॉफिट का किसी भी पर्टिकुलर ईयर का। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। जैसा पार्टनरशिप डीड मेंशन करती है वैसे ही ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये अकाउंट हम फर्दर सीखेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी क्या होता है? इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये प्रॉफिट ऊपर आएगा। इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और इट इज़ एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑफ ऑल चार्जेस। अच्छा, अगर आपके पास लॉसेस हैं तो भी आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉसेस हैं तो ज़रूरी नहीं है आप एप्रोप्रिएशंस को प्रोवाइड करो, आप उन लॉसेस को शेयर कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे कि रेंट पेड टू पार्टनर इज़ अ एक्सपेंस, तो वो आपको देना कंपलसरी है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। लेकिन अगर पार्टनर की सैलरी की बात करें तो अगर आपके पास लॉसेस हैं तो आपको सैलरी देना कंपलसरी नहीं है। आप आईओसी को भी इग्नोर कर सकते हैं, आप जनरल रिजर्व में प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपने पार्टनर से किसी तरीके का लोन लिया है तो वो आपको पे करना कंपलसरी हो जाएगा।